दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया की सीरीज में ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में। उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों को इनके बारे में पता होगा, लेकिन हम इस वीडियो में पूरे डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये कौन थे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था इंडिया के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ में। कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन बैकग्राउंड क्या थी। तो सोमनाथ शर्मा, उनका जन्म हुआ था एक डोगरा ब्राह्मण फैमिली में ऑन 31 जनवरी 1923 एट कांगड़ा, पंजाब। तो जो कांगड़ा है वो उस समय में प्री इंडिपेंडेंस एरा में वो पंजाब प्रोविंस के अंदर आता था। आज के प्रेजेंट टाइम में कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। ही वॉज सन ऑफ मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा। तो इनके फादर भी आर्मी से ही रिलेटेड थे। सेवरल ऑफ हिज सिबलिंग्स सर्व्ड इन द मिलिट्री। तो इनके जितने भी सिबलिंग्स थे, कजिन ब्रदर्स वगैरह, ये सब मिलिट्री से कहीं से ना कहीं से लिंक्ड थे। इनके यंगर ब्रदर विश्वनाथ शर्मा would later became the 14th chief of the army staff of the Indian Army। तो इनके छोटे जो भाई थे विश्वनाथ शर्मा, वो लेटर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन जाते हैं, 14th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है। फिर सोमनाथ शर्मा, जो उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड रही है, उन्होंने स्कूलिंग जो शुरू में की थी वो शेरवुड कॉलेज नैनीताल से। फिर आफ्टर पासिंग आउट वो एनरोल कर लेते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज इन देहरादून। तो बेसिकली ये प्री इंडिपेंडेंस एरा के थे, तो जितने भी कॉलेजेस भी थे वो ब्रिटिशर्स के नाम पे ही रखा गया था। ठीक है। फिर उनके बाद प्रिंस वेल्स ऑफ रॉयल मिलिट्री कॉलेज पढ़ने के बाद वो चले गए थे फिर पढ़ाई करने रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट, जो कि इंग्लैंड में मिलेगा। ठीक है। फिर वहां से वो पास आउट हो जाते हैं। ठीक है। और ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड सोमनाथ वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुना इन द भगवत गीता, जो कि उनके ग्रैंडफादर उनको भगवत गीता बचपन में पढ़ाते थे और सिखाते थे। तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इन दो कैरेक्टर से, कृष्णा एंड अर्जुन से, भगवत गीता में। और इनका जो भगवत गीता का मैं जिक्र इसलिए किया हूँ, इसका कारण आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये उनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन बैकग्राउंड थी। अब उनकी मिलिट्री कैरियर देख लेते हैं। तो ऑन 22 फरवरी 1942, तो ये दौर था, किस दौर था, तो वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था। अपॉन हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम द रॉयल मिलिट्री कॉलेज, शर्मा वॉज कमीशन इन द 9th बटालियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट में। तो उन्हें कमीशन किया गया 1942 में 22 फरवरी इन द 9th बटालियन ऑफ 19th हैदराबाद रेजिमेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, क्योंकि उस समय इंडिया अभी तक आजाद हुआ नहीं था कंप्लीटली। तो इसीलिए वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में फर्स्ट पोस्टेड होते हैं इन द 19th हैदराबाद रेजिमेंट। लेटर जब वो इंडिपेंडेंस इंडिया हासिल कर लेता है, तब वो कौन सा रेजिमेंट में आ जाता है, तो 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट। बहुत सारे इंडियन आर्मी में रेजिमेंट्स है, आपने सुना होगा सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, देन जम्मू कश्मीर राइफल्स, ऐसे बहुत सारे जेके राइफल्स। तो उसमें से कुमाऊं रेजिमेंट भी था, आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाया गया था। ठीक है। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जब 1942 का टाइम था, ही सॉ एक्शंस अगेंस्ट द जापानीज इन द बर्मा ड्यूरिंग द अराकन कैंपिंग। अराकन कैंपिंग मेनली जो अराकन वैली है, अराकन योमा, जो बर्मा में पड़ता है, वहां पर जापानीज सोल्जर्स जो थे वो इन्वेट कर दिए थे। और उस समय लड़ाई चल रही थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी और जापानीज के बीच में। तो उस वॉर में भी वो पार्टिसिपेट किए थे सोमनाथ शर्मा। और इस वॉर में एक बहुत अच्छी इंसिडेंट हुई थी जिनसे इनका बहुत नाम हो गया था। तो इस वॉर में इनके एक जूनियर थे जिनका नाम था बहादुर। तो वो इस वॉर में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और चल भी नहीं पा रहे थे। तो उनको, सोमनाथ शर्मा को ये ऊपर से ऑर्डर आया था कि बहादुर को छोड़ दो और वापस अपने बेस पे लौट जाओ सही सलामत। लेकिन सोमनाथ शर्मा ने हायर अथॉरिटीज की बात नहीं मानी और बहादुर को कंधे पर बैठाकर
उनको सही सलामत वापस बेस तक जिंदा लाते हैं। और इससे उनकी जो नाम था और जो आर्मी का इथोस था वो और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था वर्ल्ड वॉर टू का टाइम पे अराकन कैंपिंग में। और उसमें उनके कमांडर कौन थे उस समय वर्ल्ड वॉर टू में? तो उनके कमांडर थे कर्नल के एस थिमैया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल है, जो कि लेटर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया ऑफ 1957 से लेकर 1961 तक। कर्नल के एस थिमैया हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं। ड्यूरिंग द मिलिट्री कैरियर, थ्रू आउट द मिलिट्री कैरियर, जो सोमनाथ शर्मा थे वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे बाय उनके अंकल से, कैप्टन के डी वासुदेव गैलेंट्री इन एक्शन। तो कैप्टन के डी वासुदेव वो भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व करते थे। ठीक है, इन द 8th बटालियन पार्टिसिपेटिंग इन द मलयान कैंपिंग। ठीक है, मलयान कैंपिंग में वो भी पार्टिसिपेट किए थे, जिनमें बहुत वीरता पूर्वक उन्होंने जापानीज फोर्सेस को रोका था। और इस लड़ाई में उनकी जान चली गई थी। तो इस अ, वो कैप्टन के डी वासुदेव से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ये तो सिर्फ शुरुआत थी मिलिट्री करियर की। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो उनका पीक पॉइंट था, वो था बैटल ऑफ बडगाम। तो बहुत सारे बुक्स में या आपको मिल जाएगा बडगाम की स्पेलिंग BUDGAM भी लिखा होता है, तो किसी भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो बैटल ऑफ बडगाम जो था वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर इवेंट्स था सोमनाथ शर्मा जी के लाइफ में। तो बेसिकली क्या हुआ था, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, डोगरा राजा थे, वो किसी के साथ नहीं जाना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान ना ही इंडिया के साथ में, और वो इंडिपेंडेंट एज अ सॉवरेन कंट्री रहना चाहते थे। लेकिन लेटर क्या हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी थी, उन्होंने घुसपैठ कर दी, बहुत सारे ट्राइबल लश्कर्स को भेज दिया गया कि जम्मू कश्मीर को अपने अंदर कब्जे में कर लो। तो पाकिस्तानी ने लॉन्च कर लिया था ऑपरेशन गुलमर्ग। ठीक है, तो ऑपरेशन गुलमर्ग का मेन इंटेंशन क्या था कि कश्मीर वैली को पाकिस्तान अपने अंडर कंट्रोल करना चाहता था। तो ये पाकिस्तान आर्मी ने लॉन्च कर दिया था। तो ये ऐसा सिचुएशन बन गया था। और उस समय राजा हरि सिंह के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि वो इन्हें जो पाकिस्तानी ट्राइबल मेंस थे उनको इन्फिल्ट्रेटर्स जो थे उनको रोक सके। तो इसीलिए राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया विद इंडिया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ था वो 26 अक्टूबर को हुआ था 1947 में। ठीक है, और ये 22 अक्टूबर तक लगभग अटैक कर चुके थे टू ग्रैब कश्मीर, और वो अपने पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड करना चाहते थे ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत। तो 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया विद इंडिया। तब इंडिया के पास ऑथोरिटी था कि अब इंडियन आर्मी वहां पर जाके काम कर सकती थी। ठीक है, तो इंडिया के पास अब परमिशन मिल गया था। अब जो कश्मीर का जो मेन इम्पोर्टेंट एरिया क्या था वो था श्रीनगर। तो कोई भी वॉर में अगर हम लोग कैपिटल सिटी जीत लेते हैं तो इजीली हम लोग उस पूरे एरिया को कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो मेन पाकिस्तानी फोर्सेस या पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स का जो मेन फोकस था कि किसी तरह से श्रीनगर और श्रीनगर के जो एयरपोर्ट है उसको अपने अंडर में कंट्रोल कर लिया जाए। क्योंकि उस समय में क्या होता था कि अगर श्रीनगर जाना होता था तो जो रूट था वो बाय वाया मुजफ्फराबाद, उरी एंड बारामूला था। और मुजफ्फराबाद जो था वो पाकिस्तान के अंडर में आता था, तो वो रूट इंडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जो दूसरा रूट बचता था वो था पठानकोट रूट। पठानकोट रूट क्योंकि वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा डेवलप नहीं था उस समय 1947 के टाइम पे, इसीलिए इंडियन आर्मी वो भी रूट यूज नहीं कर सकता था। तो लास्ट रूट जो बचता है वो एयर रूट बचता है श्रीनगर के एयरपोर्ट के लिए। तो इसीलिए श्रीनगर एयरपोर्ट जो था वो उसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा था उस समय में, और आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो जिस जैसे ही 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ इंडिया और राजा हरि सिंह के बीच में, तो फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन ट्रूप्स रीच्ड ऑन अक्टूबर 27 को पहुंच गए थे मॉर्निंग टू स्टॉप द एनिमी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर। ठीक है। फिर 27 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर को डी कंपनी, जिसे डेल्टा कंपनी कहा जाता है, और फोर्थ बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट, जिसको लीड कर रहे थे अंडर द कमांडर ऑफ सोमनाथ शर्मा। ठीक है। तो फोर्थ बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट को ये लीड कर रहे थे, वो भी 31 अक्टूबर तक पहुंच जाते हैं। तो जब वो पहुंचते हैं तो उनका उनका एक सिचुएशन ऐसा था कि वो हॉकी खेल रहे थे, उसके कारण उनको चोट लग गई थी और उनका लेफ्ट हैंड जो था वो प्लास्टर्ड हो गया था। ठीक है। तो वो अनफिट थे बैटल ग्राउंड में जाने के लिए। तो उन्होंने किसी तरह से हायर ऑथोरिटीज को कन्विंस किया कि मैं डेल्टा कंपनी और फोर्थ बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट को मैं लीड करता हूँ, मैं कमांडर हूँ, मेरे जो सोल्जर्स हैं वो मेरी बात अच्छे से बात मानते हैं, और उनके बीच में ट्यूनिंग अच्छी थी क्योंकि कमांडर ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए वो कन्विंस कर लेते हायर अथॉरिटीज को, और हायर अथॉरिटीज जो है वो परमिशन दे देती है कि आप बैटल ग्राउंड में जा सकते हैं। ठीक है। तो वो 31 अक्टूबर तक डेल्टा कंपनी पहुंच जाती है श्रीनगर में। फिर ऑन 3 नवंबर 1947 को एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। ठीक है। तो अ बैच ऑफ थ्री कंपनीज जो थे, अल्फा बीटा और डेल्टा कंपनीज, उनको डिप्लॉय किया जाता है बडगाम एरिया। जो बडगाम एरिया जो है ना वो जस्ट 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है ऑफ श्रीनगर जो कैपिटल है, जस्ट 5 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द श्रीनगर एयरपोर्ट और मेन जो श्रीनगर एरिया। ठीक है। तो उनको पेट्रोलिंग ड्यूटी मिल जाती है तीन कंपनीज को, कुमाऊं रेजिमेंट को। तो देयर ऑब्जेक्टिव क्या था कि इन्फिल्ट्रेटर्स जो थे वो श्रीनगर सिटी तक किसी तरह से एंटर ना कर पाए। तो उसके लिए क्या दो पेट्रोलिंग ड्यूटीज दी गई थी तीनों कंपनीज को। तो पहले जो दो कंपनीज थी वो पेट्रोलिंग करके आ गए थे और उन्हें कुछ भी नो एनिमी, कोई एनिमी साइन नहीं दिखता है। ठीक है। तो वो वापस श्रीनगर बेस पे लौट जाते हैं बाई 2 PM। ठीक है। वो वापस लौट जाते हैं। फिर जो लास्ट जो कंपनी थी सोमनाथ शर्मा की डेल्टा कंपनी जो थी, वाज ऑर्डर्ड टू स्टे इन पोजीशन अंटिल 3 PM। उनको ऑर्डर दी गई थी कि आप 3 बजे तक वेट कर लीजिए कि कोई मूवमेंट दिखता है कि नहीं दिखता है टेररिस्ट या पाकिस्तानी सोल्जर्स का। मेनली मेनली वो पाकिस्तानी सोल्जर्स नहीं थे, वो बेसिकली जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो पठान्स थे, जो ट्राइबल्स लोग थे, वही उनके उनके थ्रू अटैक करा रहा था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आर्मी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, वो इनडायरेक्टली बैक हैंड में काम कर रही थी। लेकिन जो फ्रंट हैंड में जो काम कर रहे थे वो बेसिकली ट्राइबल्स मैन थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के। ठीक है। तो एट 2:35 पे शर्मा कंपनी was fired upon from the local resident houses in the Budgam। ठीक है। तो अचानक से 2:35 पे फायरिंग शुरू हो गई थी लोकल रेसिडेंट के घरों से। तो लेकिन काउंटर फायर की ऑर्डर नहीं दिए थे सोमनाथ शर्मा, क्योंकि इसके कारण क्या हो सकता है, सिविलियंस की बहुत सारी डेथ हो सकती थी। तो इसीलिए काउंटर फायर की परमिशन नहीं दिए थे सोमनाथ शर्मा के। तो धीरे धीरे क्या हुआ, देखते देखते टाइम के साथ साथ ट्राइबल लश्कर्स ऑफ 700 इन्फिल्ट्रेटर्स अप्रोच द बडगाम फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ गुलमर्ग। ठीक है। तो जो तीनों डायरेक्शन से, नॉर्थ वेस्ट और जो साउथर्न रीजन था, वहाँ तीनों रीजन से जो लश्कर, जो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स थे वो सराउंड कर लिए थे जो डेल्टा कंपनी थी, जो जिसको सोमनाथ शर्मा लीड कर रहे थे। तो सोमनाथ शर्मा ने वो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझा कि सबसे इम्पोर्टेंट है श्रीनगर को बचाना, और श्रीनगर को बचाने से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो श्रीनगर का एयरपोर्ट, क्योंकि वही एक रूट है जिससे इंडिया और श्रीनगर को लिंक करता है, मेनली जम्मू कश्मीर को लिंक करता है। तो अगर श्रीनगर एयरपोर्ट नहीं बचता है तो हम लोग लूज कर जाएंगे जम्मू कश्मीर को। तो वो बहुत जल्दी समझ गए थे। तो उन्होंने अपने कंपनी के जितने भी सोल्जर्स थे, मेनली कंपनी में 90 सोल्जर्स ऑलमोस्ट होते हैं, तो वो
अपने कंपनीज जितने भी सोल्जर्स थे उनको प्रोत्साहित करते हैं कि हम वापस लौटेंगे नहीं, जब तक हमारे पास बंदूक बुलेट्स हैं तब तक हम लोग लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो अंडर हेवी फायर एंड आउटनंबर्ड बाय द रेशियो ऑफ 7-1, तो 700 से ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स थे और इंडियन सोल्जर्स कितने थे, तो 90। तो 90 वर्सेस 70, 700 इन्फिल्ट्रेटर्स का वॉर होता है, और इसमें बहुत बहादुरी से इंडियन आर्मी बहुत टाइम तक उससे लड़ती है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है पाकिस्तानी जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे। इसके साथ साथ में बहुत हेवी कैजुअलिटीज होती है इंडियन आर्मीज को भी, ठीक है। तो इंडियन आर्मीज को भी बहुत ज्यादा अचानक से शेलिंग और गन्स की मतलब गन्स की फायरिंग होने लगती है, मोटर शेल्स की फायरिंग होने लगती है। तो सोमनाथ शर्मा वो अब टास्क ले लेते हैं कि हम एम्यूनेशन जो है उनको मेंस को पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग एम्यूनेशन टू हिज मेंस, और साथ ही साथ में वो लाइट मशीन गन्स भी हैंडल कर रहे थे, ठीक है। तो जब वो बिजी थे इन्फिल्ट्रेटर्स को मारने के लिए, उनको डिफेंस करने के लिए, एक मोटर शेल जो था, एक, एक टाइप ऑफ आसान भाषा में बताया जाए तो एक बॉम्ब जो था, वो उनके एमुनेशन के पाइल के पास में आकर वो बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है। एक्सप्लोड करने के पास में क्या होता है, अगर किसी इंसान के आसपास में 1-2 फीट के अंदर में बॉम्ब अगर फटता है तो ऑब्वियसली बचने का चांसेस बहुत अ, कम हो जाते हैं। तो जब तक उनकी, इसके कारण क्या होता है, बॉम्ब एक्सप्लोड होता है और उनकी कुछ मिनटों में डेथ हो जाती है, लेकिन डेथ होने से पहले ही वो एक मैसेज ट्रांसमिट कर देते हैं टू द ब्रिगेड्स हेडक्वार्टर। वो मैसेज क्या था, ये मैसेज था सोमनाथ शर्मा जी का। द एनिमीज आर ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर हेविली आउटनंबर्ड, वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, आई शैल नॉट विथड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू आवर लास्ट मैन एंड आवर लास्ट राउंड। तो ये कहना था मिस्टर सोमनाथ, मेजर सोमनाथ शर्मा का। उसके बाद क्या हुआ, बाय द टाइम वो उनके जो बटालियंस थी, उनकी जो कंपनी थी डेल्टा कंपनी, वो बहुत ज्यादा अच्छे से लड़ी, पूरी जितना भी उनके पास ताकत था उससे लड़ी। उसके उस दौरान ही जो इंडिया से रिलीफ कंपनी थी, जो फर्स्ट बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट, वो वहां पर श्रीनगर में पहुंच जाती है। तब तक क्या होता है, जब तक लड़ाई चल ही रहा होता बैटल ग्राउंड पे, मोर देन 3000 कैजुअलिटी सफर्ड बाय द ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स। तो साथ ही साथ में क्या होता है, ट्राइबल जो इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं उनका भी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाता है, मोर देन 300 वो उनकी डेथ हो जाती है। तो उससे क्या होता है, उनका जो मोराल था वो भी डाउन हो जाता है और वो वापस अपने कदम पीछे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, इंडिया को और ज्यादा टाइम मिल जाता है और वो श्रीनगर एयरपोर्ट जो था, एयरफील्ड जो था, उसको पूरी तरह से फोर्टिफाई कर लेते हैं और पूरी तरह से वो बचा लेते हैं। साथ ही साथ में वो श्रीनगर पूरे शहर को भी फ्रॉम द पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स बचा लेते हैं और उनके इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आ जाता है। तो ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बडगाम क्या होता है, मेजर सोमनाथ शर्मा, साथ ही साथ में वन जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ एंड 20 अदर रैंक्स ऑफ डेल्टा कंपनी वेर किल्ड इन द एक्शन। तो इतने कैजुअलिटीज हुए थे बैटल ऑफ बडगाम में। लेकिन जो मेजर सोमनाथ शर्मा की बॉडी जो रिकवर हुई थी आफ्टर 3 days ऑफ द वॉर, ठीक है। तो 3 नवंबर को बैटल हुई थी और ऑलमोस्ट 6 नवंबर को 1947 में उनकी जो डेथ बॉडी है वो रिकवर की गई थी, क्योंकि उनके सामने ही बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था, मोटर शेल एक्सप्लोड हुआ था, तो उनका चेहरा जो है या पूरी बॉडी लगभग जल गया था और इजीली आइडेंटिफाइड नहीं था। तो उसे उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया गया, तो उनके, क्योंकि उनको बचपन से ही शौक था भगवत गीता पढ़ने का, कृष्ण से और अर्जुन से बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस थे, तो इसीलिए उनकी जो एक मिनी बुक हुआ करती थी भगवत गीता की, जो अपने वो चेस्ट पॉकेट में हमेशा रखते थे, ठीक है। तो वो चेस्ट पॉकेट में कुछ पेजेस जो थी वो भगवत गीता की वो रह गई थी, उस पेजेस के कारण उनकी जो डेथ बॉडी है उनको वो आइडेंटिफाई किया गया था। तो ये सिग्निफिकेंस था भगवत गीता का इन सोमनाथ शर्मा जी के लाइफ में, ठीक है। तो आफ्टर उनकी डेथ में his sacrifice was not in vain and he saved श्रीनगर फ्रॉम इंडिया। तो अगर इनकी कंपनी डेल्टा कंपनी नहीं होती फोर्थ कुमाऊं रेजिमेंट की, तो श्रीनगर श्रीनगर एयरपोर्ट भी सेव नहीं होता, साथ ही साथ में जो कश्मीर
का मेजर पार्ट था वो इंडिया में नहीं होता और वो आज के टाइम प्रेजेंट जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंडर में होता। इनकी इस ब्रेवरी के लिए उन्हें अवॉर्डेड किया गया फर्स्ट परमवीर चक्र, जो कि हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर होता है किसी भी सोल्जर के लिए। ये बहुत गर्व की बात होती है, बहुत कम ही ऐसे सोल्जर्स हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला हुआ है। जैसे आपको पता होगा कैप्टन विक्रम बत्रा या योगेंद्र सिंह यादव, ऐसे कुछ और भी सोल्जर्स हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। तो ये फर्स्ट इंडियन सोल्जर्स थे जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया, अवॉर्डेड पोस्टुमसली, मतलब मरणोपरांत मिला गया फॉर हिज गैलेंट्री एंड सैक्रिफाइस। एंड जो फोर्थ कुमाऊं बटालियन थे, मेनली जो डी कंपनी डेल्टा कंपनी थी, उसे बैटल ऑनर भी दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो जस्ट मात्र जब उनकी डेथ हुई थी मात्र वो 24-25 साल की उम्र के थे। और अगर आप कभी जो नेशनल वॉर मेमोरियल है न्यू दिल्ली में जो प्रेजेंट है, वहां पर जाएंगे तो जितने भी हमारे परमवीर चक्र के जितने भी अवॉर्डीज हैं उनकी आपको इस तरह से स्टैचू मिल जाएगी। तो ये मस्ट विजिटेड प्लेस है। तो इनकी स्टोरी जो है वो काफी इंस्पायरिंग है और ये वन ऑफ द अनसंग हीरोज रह चुके हैं इंडिया के लिए। और अगर ये ना रहते तो जो श्रीनगर या कश्मीर का जो मेजर पार्ट है वो इंडिया के अंदर ना रहता। तो इसीलिए हमें इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। और ऐसे हीरोज के बारे में और जानने के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ। अगर अच्छा लगा या कुछ भी अच्छा ना लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहें या फॉलो करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हीरो के साथ में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।